चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये हम कर चुके थे, स्टेट लेजिस्लेचर की ओर हम जा रहे थे। यहाँ तक कोई एरिया कुछ चीज आप लोगों को? हाँ, एक सवाल था किसी का, राष्ट्रपति के जो वोट है उनको लेकर सवाल था ना? यस सर। किसका सवाल था? आदि का सवाल था ना प्रियंका? यस सर। तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कल हम जो बात कर रहे थे कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, जो हमारा इलेक्शन होता है कैसे होता है राष्ट्रपति का चुनाव? बताइए, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? फिर इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिस्टम ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है। तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट वो एक और चीज अलग होती है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये तीनों चीजों को समझ लेते हैं। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन समझने में तो कोई विशेष दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इनडायरेक्ट इलेक्शन तो जो अप्रत्यक्ष होता है, क्योंकि इसमें जो हमारे द्वारा चुने गए सांसद होते हैं या हमारे द्वारा चुने गए जो विधायक होते हैं, उनके द्वारा, जो चुने गए प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा इनको चुना जाता है। ठीक है, तो चुने गए लोगों के द्वारा चुना जाता है, तो इसलिए इसको इनडायरेक्ट बोलते हैं। प्रोपोर्शनल क्यों है? क्योंकि राष्ट्रपति हम सबके होते हैं, यूनियन के होते हैं, स्टेट्स के होते हैं। तो राष्ट्रपति का पद ऐसा है जो दोनों के लिए, फेडरल स्ट्रक्चर में भी उनकी अपनी भूमिका है, हर चीज में उनकी अपनी भूमिका है। तो उनको चुनते समय इस बात को ध्यान रखा जाता है कि वो जब चुने जाएं तो सभी का उनमें प्रतिनिधित्व हो, सभी के जो सभी के जो मत है उनको चुनते समय उसको ध्यान में रखा जाए। यहाँ पे हम सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जैसी, या जो हमारा FTPT सिस्टम जैसा, वो सिस्टम नहीं फॉलो करते हैं, क्योंकि यहाँ के चुनाव में अच्छा वोट का कितनी भागीदारी होगी, हर एक के वोट की भागीदारी यहाँ बराबर नहीं होती, वोट शेयर। तो यूनियन का और स्टेट का वोट शेयर बराबर रखने के लिए क्या सिस्टम फॉलो किया जाता है कि जनसंख्या के आधार पर, ठीक है, ताकि सभी राज्यों को बराबर का मौका मिले। तो सबसे पहली चीज तो हमें ये देख लेनी है कि भाई हमारे जितने लेट्स से 800 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा लोकसभा के, और 4400-4500 के आसपास हमारे सभी राज्यों के MLA हैं, तो ये सभी लोग वोट देंगे। अगर जैसा मैं कल भी उस पर चर्चा कर रहा था कि अगर FTPT सिस्टम होगा, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम होगा, तो क्या होगा, जो ये 800 हैं इनके मत का महत्व नहीं रह जाएगा, ये 4400 लोगों के मत का महत्व हो जाएगा, रह जाएगा। तो इसलिए इनके वोट शेयर को बराबर रखा जाता है। और जो विधायक का, अब क्योंकि इनमें भी ये 4400 विधायक जो है ये अपने आप अपने राज्यों की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं, और ये कोई आवश्यक नहीं है कि हर राज्य में बराबर संख्या में MLA हो, कि जितने राज्य की जनसंख्या है उसी अनुपात में उनका वोट शेयर हो।
तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक एमएलए का वोट जो होता है उसका मूल्य कितना होगा, उसका टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय कितने उसमें एमएलए की सदस्य है, उस राज्य, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, उस राज्य की कितनी जनसंख्या है और उस राज्य के टोटल एमएलए कितने हैं। तो मान लीजिए यूपी की आबादी 20 करोड़ है और इसमें 400 एमएलए हैं। तो इंटू 1/1000 भी होता है। हाँ, तो 1/1000 वो उसको रिड्यूस करने के लिए, प्रोपोर्शनली उसको घटाने के लिए होता है। अब इसको हम कर देंगे तो हमारे वोट रह जाएंगे, ये कितने जीरो कम हो गए, 1 2 3, ठीक है। तो करीब 50 नहीं, कुछ गलती कर दी मैंने, करीब 5000 एक एमएलए का वोट, यूपी के एमएलए का वोट। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव जो समझने का ये है कि यूपी के एमएलए का वोट, सिक्किम के एमएलए का वोट अलग अलग हो सकता है। इसके वोट की जो शक्ति है वो ज्यादा हो सकती है, ताकि जो आबादी का सही अनुपात में प्रतिनिधित्व हो सके। तो ये बेसिक आइडिया है कि आबादी के सही अनुपात में, जितनी आबादी है उसी अनुपात में, ठीक है, वहां पर हो सके। अब जैसे सिक्किम के वोट के उसकी निकालो, मुझे सिक्किम की वो नहीं पता है, तो लेट्स से सिक्किम की आबादी 70 लाख है। सिक्किम की आबादी ज्यादा नहीं है ना हमारे देश में, और उसमें 70 सदस्य हैं और 1000 से इसको वो कर दिया। यहाँ उसके वोट का वो बन जाएगा शेयर, सिक्किम के वोट का शेयर 700, ठीक है, यूपी के का बन गया 500। तो इस तरह से हर एक एमएलए के वोट, हर एक राज्य के एमएलए का वोट अलग अलग नंबर रखता है। तो जो राज्य जिनकी आबादी ज्यादा है वहाँ के वोट की अहमियत ज्यादा हो जाती है बजाय छोटे राज्यों की जिनकी आबादी कम है। और जो कुल ये जितने एमएलए के वोट होते हैं, जितने सभी राज्यों के एमएलए के वोट हो गए, उनको संसद के अनुपात में बांट दिया जाता है। तो जैसे कुल वोट हुए से 10,000 या 50,000 या 1 लाख हो गए। अब 1 लाख टोटल वोट है एमएलए के, तो जितने एमएलए के वोट है उनको हम डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन पार्लियामेंट। तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कितने हैं, 540 लेट्स से, या 500 मान लेते हैं इजी। तो यहाँ पर जो सांसद होंगे वो उनके वोट एमएलए के इतने अनुपात में बढ़ जाएंगे। तो जो एमपी का वोट होगा, एक एमपी का जो वोट होगा वो उस अनुपात में बढ़ जाएगा। तो अनुपात में हमें ये समझना है कि पार्लियामेंट का और सभी स्टेट लेजिस्लेचर का एक ही बराबर वोट शेयर है। तो जितना वोट पार्लियामेंट का है उतना ही वोट स्टेट लेजिस्लेचर का है। और स्टेट लेजिस्लेचर के भीतर भी सभी का शेयर जैसे आबादी के अनुपात में तय किया गया। बेसिक आइडिया है कि जो आबादी के अनुपात में ही एमएलए का वोट शेयर गिना गया है। तो ये हमारा जो है राष्ट्रपति के चुनाव का बेसिक आइडिया है। और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का कॉन्सेप्ट, ट्रांसफरेबल वोट होता है प्रायोरिटी वोट। प्रायोरिटी वोट का कंसेप्ट होता है कि हम अपने जब चुनाव करते हैं चीजों का, तो हो सकता है कि जैसे कि हम सिविल सर्विसेज का एग्जाम देते हैं, तब क्या होता है, हमारी रैंक हम लोग भरते हैं, ठीक है, कि हमें आईएएस चाहिए,
अगर वो ना मिले तो आईपीएस दे देना, वो ना मिले तो आईएफएस दे देना, आईआरएस दे देना, समथिंग लाइक दैट। ये बेसिक आइडिया होता है हम लोगों का, कि हम लोगों को इस तरीके से हम इनको जॉब को इनको भर सकते हैं। तो ऐसे ही वोटिंग में भी जो वोटिंग सिस्टम है, सिंगल जो ट्रांसफरेबल वोट्स होते हैं, प्रायोरिटी वोट्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि हम अगर सबसे पहले दिया जाए आईएएस को, अगर मान लो वो किसी कारण से वो ना बना पाए तो फिर वोट अगले व्यक्ति को चला जाएगा, मेजॉरिटी में नहीं आ पाया तो फिर वोट अगले को चला जाएगा, फिर अगले को चला जाएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, मुझे भी पूरी तरह से नहीं पता है, भूल गया हूँ, मुझे थोड़ा सा तो आइडिया था। तो होता उसमें यही है कि उसमें वोट हमारा नीचे जाता जाता है। तो वो एक सिस्टम है जिसके द्वारा हम अनुपात को, ठीक है, सभी के रिप्रेजेंटेशन को बनाए रखने का प्रयास करते हैं कि सभी लोग उसमें रिप्रेजेंट हों। समुदाय के जो भी लोग हैं, जो भी समुदाय, अलग अलग समुदाय हैं, वो समुदाय समाज में रिप्रेजेंट हो। ठीक है, प्रियंका, ये ठीक है? यस सर। बस राष्ट्रपति के चुनाव में आप बस दो बात याद रखिएगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में पैरिटी रखना, बराबरी रखने का प्रयास किया गया है और बराबर प्रतिनिधित्व का, ठीक है, वो कोशिश है। सर वाइस प्रेसिडेंट में भी होता है? वाइस प्रेसिडेंट में भी होता है, पर उसका इलेक्टोरल कॉलेज अलग है। यस सर। राष्ट्रपति का इलेक्टोरल कॉलेज और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज अलग है, और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एमएलए वोट नहीं देते हैं। यस सर। सर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं? नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं और एमएलए नहीं होते हैं। तो हर एक का अपना एक बेसिक कैरेक्टर को लेकर कि वो किसको रिप्रेजेंट करे, तो उसको ध्यान में रखते हुए उनका चुनाव किया जाता है। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने स्टेट लेजिस्लेचर पर। तो हमारे जो विधान सभाएं हैं, हमारे देश में बहुत सारी विधान सभाएं हैं। विधानसभा के जो लेजिस्लेचर होता है, जो विधायिका होती है, राज्य की विधायिका, तो राज्य की विधायिका में गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल जिन भी राज्यों में हो, ठीक है, हिंदी में बोलेंगे तो राज्यपाल, विधानसभा, और अगर वहां मौजूद हो तो विधान परिषद, ये तीनों मिलकर वहां का राज्य स्टेट लेजिस्लेचर फॉर्म करती है। सभी राज्यों में विधान परिषद मौजूद नहीं है। जो डबल हाउस, दो हाउस होने की जो सिस्टम है, वो सभी राज्यों में मौजूद नहीं है। आर्टिकल 169 ये प्रावधान रखता है कि पार्लियामेंट कानून के द्वारा किसी भी राज्य की विधानसभा को में लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट कर सकता है, ठीक है। राज्य में रेजोल्यूशन के द्वारा लेजिस्लेटिव असेंबली वो काम कर सकता है, वो बना सकता है। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो बना सकता है, जो विधान परिषद है उसका गठन किया जा सकता है। और ये लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन जो है 171 आर्टिकल में होता है विधान परिषद का। और विधान परिषद के 1/3 सदस्य से ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक है।
विधान परिषद में जितने भी सदस्य लेजिस्लेटिव असेंबली में हैं उसके 1/3 तक ही सदस्य हो सकते हैं और वो 40 से कम नहीं हो सकते। दूसरा क्राइटेरिया ये है जो विधान सभा के अंदर कितने सदस्य कम से कम होने चाहिए, 60 से कम सदस्य नहीं होने चाहिए। 70 सदस्य तक सभी में है, 70 सदस्य से कहीं कम नहीं है। तो ऐसे ही लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए 40 सदस्य होने चाहिए। जो विधान परिषद का इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है, वो कौन बनाएगा? जिसमें म्यूनिसिपैलिटीज के सदस्य हो सकते हैं 1/3 तक इलेक्टोरेट, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड लोकल अथॉरिटीज के सदस्य हो सकते हैं 1/3 सदस्यों में। 1/3 इलेक्टेड मेंबर्स हो सकते हैं, होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के। 1/12 इलेक्टोरेट में ग्रेजुएट्स होने चाहिए। 1/2 ऑफ द इलेक्टोरेट, जो ये टीचर्स ग्रेजुएट वाले हैं, वो हाफ ऑफ द इलेक्टोरेट कंसिस्टिंग ऑफ टीचर, ठीक है, कम से कम सेकेंडरी लेवल के टीचर इसमें होने चाहिए। 1/6 गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट होने चाहिए विभिन्न क्षेत्रों में, आर्ट, लिटरेचर, साइंस और कॉमर्स, इन क्षेत्रों से इनको नामित किया गया होना चाहिए। आवाज आ रही है आपको? किसी का माइक्रोफोन है? जो विधान परिषद होती है, विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं होती। पहली तो बात ये समझ लेते हैं। दूसरी बात ये समझ लेते हैं कि हमारा जो पार्लियामेंट है वो एक साधारण कानून के द्वारा जो है ये इसे बना सकता है। इसके अंदर इसमें जो वोट करेंगे, इसका जो मेंबर बनेंगे, उनमें 1/3 म्यूनिसिपैलिटीज से होने चाहिए। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड मतलब इनको जो चुनने, इनके सदस्य जो चुने जाते हैं उनके म्यूनिसिपैलिटीज से, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से, लेजिस्लेटिव काउंसिल के से और ग्रेजुएट से। इसमें कुछ सदस्य ग्रेजुएट लेवल से भी चुने जाते हैं, कुछ टीचर से भी चुने जाते हैं। तो जो ये सदस्य चुने जाते हैं ये समाज के अलग अलग हिस्सों से, ताकि समाज के विभिन्न हिस्सों से उनकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी और रोल इन द सोसाइटी के हिसाब से उनका चुनाव किया जाता है। जैसा हमने पहले थोड़ी देर पहले कहा था कि लेजिस्लेटिव असेंबली, अगर लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो लेजिस्लेटिव असेंबली में 500 से ज्यादा सदस्य नहीं होने चाहिए और 60 से कम सदस्य नहीं होने चाहिए। यहाँ पर चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव होता है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के भीतर से। 2001 की जनगणना के हिसाब से जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी एमएलएज की, उनको रीडिफाइन किया गया था, दोबारा से तय किया गया था। अब जो लेजिस्लेटिव काउंसिल की शक्तियों की अगर बात करें, हमने लेजिस्लेटिव काउंसिल पढ़ा, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद, जो आर्टिकल 197 इसके लिए कहता है कि वो किसी बिल को जो लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा पास किया गया हो उसे पास कर सकता है। जो हमारे एमएलए हैं, विधानसभा ने किसी बिल को पास किया है उसे विधान परिषद पास कर सकती है, एक्सेप्ट कर सकती है। उसके अंदर जब वो प्रोसेस होता है या तो उसे एक्सेप्ट करे या उसे रिजेक्ट करे, या 3 महीने तक कोई एक्शन ना ले, कोई अमेंडमेंट करके वापस विधानसभा को भेज दे। ठीक, तो अगर वो रिजेक्ट करती है, एक्सेप्ट करती है तो कोई समस्या नहीं है, पर अगर वो रिजेक्ट करती है, कोई एक्शन नहीं लेती है 3 महीने तक, या अमेंडमेंट करती है, ठीक है, तो वो वापस बिल दोबारा भेजा जा सकता है, असेंबली के द्वारा उन पर विचार करके वापस भेज सकती है।
और इस बार उसके पास 1 महीने का काउंसिल के पास समय होता है उस कानून को पास करने के का। अगर उसके भीतर अगर उसे वो पास करती है तो, अन्यथा नहीं वो पास करती है तो वो पास माना जाएगा। दूसरी बार भी वो कुछ अमेंडमेंट कर सकती है, परंतु ये विधानसभा के ऊपर होगा कि उसे एक्सेप्ट करे ना करे। विधान परिषद में इसके अलावा और कोई चीज एक बार देख लेता हूँ, ऐसे कोई खास विशेष चीज है भी नहीं। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, विधानसभा है, और लेजिस्लेटिव काउंसिल है जो विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा सभी राज्यों में होती हैं जिनकी सदस्य संख्या अधिक से अधिक 500 हो सकती है और कम से कम 60 हो सकती है। जो बड़ी असेंबली है सबसे बड़ी, वो मेरे विचार से उत्तर प्रदेश की है, जहां सबसे ज्यादा सदस्य हैं, एमएलए सदस्य सबसे ज्यादा हैं। बाकी जो छोटे राज्य हैं जैसे दिल्ली है, दिल्ली तो खैर राज्य नहीं है, दिल्ली पौंडुचेरी ये राज्य नहीं है, फिर भी इनके यहाँ विधानसभा है जिसमें 70 सदस्य हैं। सिक्किम एक छोटा राज्य है, गोवा एक छोटा राज्य है, ठीक है, जिसमें सदस्यों सर मिजोरम भी है। मिजोरम, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जो छोटे राज्यों की गिनती में आते हैं जहाँ पर जो एमएलए सदस्यों की संख्या कम होती है। ठीक है, और इसके अलावा सब कितने राज्यों में विधान परिषद है? मेरे ख्याल से शायद 7 या 8 राज्यों में विधान परिषद मौजूद है। विधान परिषद जैसे हमारे अपर हाउस में होता है, एक बॉडी है जो राज्यसभा का काम करती है, तो विधानसभा के द्वारा पास किए गए कानूनों को रिविजिट करने का काम वो करती है विधान परिषद। और विधान परिषद का में अलग अलग उससे लोग आते हैं, समुदाय हिस्सों से लोग आते हैं, जैसे टीचर्स हैं, ग्रेजुएट्स हैं, म्यूनिसिपैलिटीज के लोग हैं। तो जो व्यवस्था है उसके अलग अलग हिस्सों से उसमें लोगों का प्रतिनिधित्व होता है, और उसके अलावा राज्यपाल के द्वारा उनको डायरेक्टली नॉमिनेट भी किया जाता है। तो ये कुल मिला के मोटा मोटा तौर पर स्टेट लेजिस्लेचर का हिस्सा हुआ। ठीक है, अगर इसके अलावा कोई आपको कोई विशेष प्रश्न होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और नहीं तो फिर हम अभी अगले टॉपिक पर चलेंगे, वो है हमारा इमरजेंसी प्रोविजन, जो आपातकाल के, जो आर्टिकल 352, 356 और 360। तो आपातकाल के प्रावधान क्या क्या है? ठीक, इमरजेंसी प्रोविजन, हमारा संविधान हमें कुछ इमरजेंसी प्रोविजंस भी देता है, आपातकाल के प्रोविजंस भी देता है। 3 तरीके की इमरजेंसीज हमारे संविधान में वो की गई हैं, कंटेम्पलेट की गई हैं, और उनके लिए सुरक्षा दी गई है कि किस तरह से हम उन स्थितियों में काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल 352 है, आर्टिकल 356 है और आर्टिकल 360 है। 352, 356 और 360। 352 होती है नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय इमरजेंसी। यदि देश को नेशनल लेवल पर किसी तरीके का कोई सिक्योरिटी थ्रेट हो, ठीक है, उसकी सुरक्षा पर गंभीर खतरा हो, तो ऐसे में नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। आर्टिकल 356 होता है जब किसी राज्य में जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है, संवैधानिक व्यवस्था है,
वो टूट जाए, ब्रेक डाउन हो जाए उसका, तो ऐसी स्थिति में ये राज्यों के स्टेट इमरजेंसी है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन में बेसिकली एक आपातकाल प्रावधान है, तो स्टेट का जो राज्य के में इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। तीसरी तरीके की इमरजेंसी आर्टिकल 360 में दी गई है, जो कि फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है। आर्टिकल 352, तो अब हम आर्टिकल 352 जो नेशनल इमरजेंसी है उनको किस आधार पर लगा सकते हैं। नेशनल इमरजेंसी को किस आधार पर लगाया जा सकता है। तो अगर राष्ट्रपति सही समझे, राष्ट्रपति को लगे, तो वो पूरे देश में इमरजेंसी घोषित कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति को इस सेटिस्फेक्शन का मतलब क्या हुआ? प्रेसिडेंट ऑन हिज और हर सेटिस्फेक्शन प्रोक्लेम इमरजेंसी। तो यहाँ पर हिज और हर सेटिस्फेक्शन का क्या मतलब हुआ? कौन लगाएगा राष्ट्रपति देश के अंदर? तो इमरजेंसी कौन लगाएगा? सर प्रेसिडेंट। सर प्रेसिडेंट। President on the advice of Council of Ministers. करेक्ट, यहाँ पे ये महत्वपूर्ण है, प्रेसिडेंट ऑन दी एड एंड एडवाइस, ठीक है, उन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने जब रिकमेंडेशन देंगे, ठीक है, जो हमारी एग्जीक्यूटिव है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वो कहेगी कि साहब राष्ट्रपति साहब बहुत जो है स्थिति खराब हो रही है और आप जो है आपातकाल घोषित कर दीजिए, देश के संचालन में बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इन बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को जब ऐसा लगता है कि हाँ गंभीर हालत है, तो वो राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। और राष्ट्रपति क्या है? राष्ट्रपति उनकी सलाह से बाध्य है, उनकी सलाह को मानने के लिए बाध्य है। तो वो उनकी सलाह के अनुसार जो है उन्हें अगर वो ठीक समझते हैं तो फिर वो इमरजेंसी वहाँ घोषित कर सकते हैं। उसके क्या क्या ग्राउंड हो सकते हैं इमरजेंसी के? वॉर हो सकता है, अगर हमारे ऊपर युद्ध घोषित कर दिया गया हो, ऐसी स्थिति में इमरजेंसी लगाई, नेशनल इमरजेंसी 352 में। एक्सटर्नल एग्रेशन, ठीक है, किसी दूसरे देश के द्वारा, बाहरी शक्ति के द्वारा एग्रेसिव पोस्चर रखा गया हो, मतलब कुछ खतरा हो, इस तरीके का अग्रेशन हो, तो वॉर तो हो ही गया। उसके अलावा अग्रेशन के केस में भी ये किसी बाहरी खतरे से बचने के लिए किया जा सकता है। आर्म्ड रिबेलियन, ठीक है, अगर सशस्त्र विद्रोह, हमारे देश के भीतर सशस्त्र विद्रोह हो जाए, कुछ लोग ऐसे हों और वो सशस्त्र विद्रोह कर दें, तो ऐसे केसेस में जो है नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। और ये इमरजेंसी अकरेंस से, कि एक्चुअली में वॉर अभी हुआ नहीं है, हमारे गंभीर हमें हालात लग रहे हैं, तो उससे पहले भी लगाई जा सकती है। जरूरी नहीं कि हम वॉर का या अग्रेशन का इंतजार ही करेंगे। अगर हालात ऐसे हैं कि हमें लगता है कि हाँ वॉर बस अब होने वाला है, तो उससे पहले भी इसको लगाया जा सकता है। अब इसमें थोड़ा सा परिवर्तन हुआ इस स्थिति में 44वें अमेंडमेंट के द्वारा। 44वां जो अमेंडमेंट था, ये किसके द्वारा लाया गया था? 42वां अमेंडमेंट इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। मोरारजी देसाई। इंदिरा गांधी ने लाई थी। 44वां 44 मोरारजी देसाई लाए थे टू रिवर्स दिस 42nd अमेंडमेंट। जो जो परिवर्तन किए गए थे उनको पलटने के लिए उसमें जनता दल नहीं, जनता पार्टी बोलते थे। तो मोरारजी देसाई केस में
जनता पार्टी होती थी, बाद में उसमें चरण सिंह भी शायद बने थे नेता। तो मोरारजी देसाई की सरकार में 44वें संशोधन के द्वारा जो मेजर चेंजेस जो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के समय हुए थे 1975, यानी कि 75 में जो इमरजेंसी लगी थी उसके बाद, तो 1977 में ये आए थे। तो 44वें अमेंडमेंट में उनको रिवर्स किया गया था। तो 44वें अमेंडमेंट से पहले यानी कि 1975 तक स्थिति ये थी कि 3 ग्राउंड्स पर इमरजेंसी लगाई जा सकती थी: वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टरबेंस। ठीक है, यहाँ शब्द इंटरनल डिस्टरबेंस था। तो क्योंकि उस समय 1975 में कोई वॉर नहीं था हमारे ऊपर, कोई युद्ध नहीं हो रखा था, कोई एक्सटर्नल अग्रेशन भी नहीं था, जो था वो केवल इंटरनल डिस्टरबेंस था। तो इंटरनल डिस्टरबेंस के कारण इंदिरा गांधी ने ये एडवाइस किया प्रेसिडेंट को कि आप राष्ट्रपति शासन लगाइए। तो उन्होंने राष्ट्रपति शासन इंटरनल डिस्टरबेंस के कारण लगाया था। तो आंतरिक डिस्टरबेंस को क्या बोलेंगे? गड़बड़ी। तो अगर आंतरिक गड़बड़ी हो, अब ये आंतरिक गड़बड़ी बड़ा लूज टर्म है, कोई भी नेता इसका दोबारा से भी मिसयूज कर सकता था। इस बात को ध्यान में रखते हुए इसको वहां से हटाया गया, क्योंकि इंटरनल डिस्टरबेंस थोड़ा सा लूज शब्द है, क्योंकि ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं कह रहा भाई इंटरनल डिस्टरबेंस क्या हो सकती है। इंटरनल डिस्टरबेंस किसको माना जाएगा? इंटरनल डिस्टरबेंस की कोई ऐसी डेफिनेशन है नहीं। ठीक है, डिस्टरबेंस कहीं भी कुछ गड़बड़ी हो रही है, हम कह दें कि हाँ जी गड़बड़ी हो रही है, दिल्ली में बहुत गड़बड़ी हो रही है, तो बस उसको गड़बड़ी माना जा सकता है। तो एक प्रकार से ये डिफाइन नहीं कर रहा है स्थिति को कि हमारा उद्देश्य क्या है। इसीलिए मैं कह रहा था कि संविधान में एक एक शब्द का बड़ा महत्व है। उस अगर ये शब्द के चयन से फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। एक एक शब्द के चयन से लोग कहते हैं कि भाई इसमें क्या है, संविधान बनाने में हमने तो कॉपी करके, ऐसा है नहीं कॉपी करना। ठीक है, आप आइडियाज ले सकते हो, परंतु उनको आपको यहाँ की परिस्थितियों के अनुसार और एक एक शब्द को आपको ध्यान रख के बनाना होता है। तो ये वजह है और ये इसका उदाहरण भी है। 1975 में जो इमरजेंसी लगी, क्योंकि अगर फ्रेज गलत हो जाए, एक फ्रेज थोड़ा सा सही नहीं हुआ, तो इसको समझा गया कि इसको बदले जाने की जरूरत है। तो इसके कारण आर्म्ड रिबेलियन शब्द को सशस्त्र, ठीक है, क्योंकि इंटरनल डिस्टरबेंस अभी हम ये भी कह सकते हैं कि किसान आंदोलन हो रहा है, तो किसान आंदोलन इज इंटरनल डिस्टरबेंस, हाँ या नहीं? नो सर। नहीं, पर कोई इसको कह सकता है कि हाँ ये इंटरनल डिस्टरबेंस, अलग अलग पूरे देश वो हो रहे हैं, धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, देश की स्थिति गड़बड़ा रही है, तो हो सकता है कोई इसको इस तरह से ले सकता है। तो जो हमारे संवैधानिक अधिकार भी है, अगर कोई संवैधानिक तरीके से विरोध भी किया जा सकता है, तो जो सत्ता पक्ष है उस संवैधानिक विरोध को भी गड़बड़ी मान सकती है। तो इस कारण से जो है उसको हटाया गया शब्द को, और उसके स्थान पर क्लियर शब्द रखा गया कि ऐसा केवल आर्म्ड रिबेलियन के केस में, कि हमारे देश में लोग सशस्त्र विद्रोह कर दें, इकट्ठे हो जाएं और कुछ लोग इकट्ठे होकर सशस्त्र विद्रोह कर दें, तब ये इमरजेंसी लगाई जा सकती है। अब जब इमरजेंसी लग जाएगी तो ऐसे केस में पार्लियामेंट की क्या स्थिति होगी, कैबिनेट क्या करेगा? तो इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन के लिए, इमरजेंसी घोषित करने के लिए और उसको वापस लेने के लिए जो यूनियन कैबिनेट है, वही प्राइम मिनिस्टर के द्वारा
राष्ट्रपति को लिखित में राय देंगे, ठीक है। ये ओरल एडवाइस नहीं होगी, ये रिटर्न एडवाइस होगी, राइटिंग में देंगे कि ये लगाई जाए, इमरजेंसी लगाई जाए, ये कारण है इसलिए इमरजेंसी हमें लगा देनी चाहिए। तो अगर राष्ट्रपति ठीक समझेंगे तो उसको एक्सेप्ट करेंगे, अन्यथा उसे रिजेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो डिसीजन है वो यूनियन कैबिनेट का है। जब यूनियन कैबिनेट ने एक बार घोषित कर दी तो इस प्रोक्लेमेशन का, इमरजेंसी घोषित किए जाने को 1 महीने के भीतर दोनों पार्लियामेंट के द्वारा अनुमोदित किया जाना जरूरी है, अप्रूव किया जाना जरूरी है। लोकसभा राज्यसभा के द्वारा इसे पास किया जाना जरूरी है, अप्रूव किया जाना जरूरी है। अगर 1 महीने में पार्लियामेंट इसको अप्रूव नहीं करता तो जो इमरजेंसी है वो खत्म हो जाएगी, अपने आप काम करना बंद कर देगी। तो ये अनिवार्य है किसी भी सरकार को इमरजेंसी लगाने के लिए कि वो संविधान संसद की सहमति हासिल करे। 44वें संशोधन से पहले ये समय 2 महीने था, 44वें संशोधन के बाद इसको 1 महीना कर दिया गया। और जो इमरजेंसी है, इमरजेंसी को पास किया कैसे जाएगा, जैसे कि कोई स्पेशल अमेंडमेंट एक्ट हो, जो हमारे अमेंडमेंट एक्ट है उसी तरह से टोटल मेंबरशिप के द्वारा, मतलब आधे लोग, जितने कुल सदस्यों की संख्या है, ना कि मौजूद है, बल्कि जितने सदस्य हैं उनके आधे उसको सपोर्ट करें कम से कम, और 2/3 से ज्यादा प्रेजेंट एंड वोटिंग उसके पक्ष में मतदान करें, तभी, और दोनों हाउसों को अलग अलग ऐसा करना होगा, तभी इमरजेंसी लागू होगी, अन्यथा वो खत्म हो जाएगी और उसके पार्लियामेंट के द्वारा पारित नहीं मानी जाएगी। इससे पहले 44वें संविधान संशोधन से पहले केवल सिंपल मेजॉरिटी की आवश्यकता थी, अभी स्पेशल मेजॉरिटी की आवश्यकता है। एक बार जब ये पार्लियामेंट के द्वारा पास कर दी जाएगी तो ये 6 महीने तक लागू रहेगी, या जब तक कि ये रिवोक ना की जाए। दो हो सकती हैं चीजें, या तो पार्लियामेंट 6 महीने से इसको और आगे बढ़ाए, या 6 महीने के बाद वो अपने आप काम करना बंद कर देगी। और अगर 6 महीने से आगे इमरजेंसी दोबारा लगानी है तो दोबारा जो हाउस है, दोनों हाउस है, उनके द्वारा इसको पास किए जाना अनिवार्य होगा। अब इसको हटाने की प्रक्रिया, इसको हटाया कैसे जाएगा, अगर सदस्यों को लगता है कि इसको हटा दिया जाना चाहिए तो उसकी भी प्रक्रिया संविधान में दी गई है। इमरजेंसी को हटाने की ये हटाई जा सकती है यदि लोकसभा एक साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे। जो भी कुल सदस्य हैं उनके आधे से ज्यादा सदस्य ये पास कर दें, ये प्रस्ताव पारित कर दें कि इसको हटाया जाए, तो इसको हटाया जाएगा। ऐसा प्रस्ताव सदन के पटल पर रखने के लिए अब कम से कम 1/10वां हिस्सा, लगभग 10% ऑफ टोटल मेंबर्स, यानी कि 55 सदस्यों को, लगभग 55 सदस्य या उनसे ज्यादा सदस्यों को रिवोक करने की अपनी इच्छा जाहिर करनी होगी कि इसको हटाया जाना चाहिए, और इस मोशन को या इस रेजोल्यूशन को मूव करने के लिए कम से कम 55 सदस्यों की सहमति आवश्यक होगी, तभी वो पार्लियामेंट के पटल पर रखा जाएगा और चर्चा में लाया जाएगा। तो इसका वो नोटिस देंगे स्पीकर को, और अगर सेशन में वो नहीं है पार्लियामेंट तो प्रेसिडेंट को ये एक नोटिस देंगे कि इसको हटाया जाए, और 14 दिन बाद जो है विदिन 14 डेज अगर ऐसा प्रस्ताव आता है तो उसकी एक स्पेशल सिटिंग हाउस की मीटिंग की जाएगी जिसके द्वारा इसको हटाया जाए। अब अगले हिस्से पे आते हैं कि जब ये लग जाएगी, इमरजेंसी लग जाती है, तो उसका प्रभाव क्या पड़ जाता है।
क्या फर्क पड़ेगा, क्यों लगती है, तो इससे होता क्या है। तो सबसे पहला क्या क्या फर्क पड़ता है। कौन बताएगा। हेलो। यस सर। सर आर्टिकल 19 जो रहता है वो सस्पेंडेड हो जाता है, और सर 20 और 21 में भी इफेक्ट आ जाता है। 20 और 21 में यस सर। नहीं, 2021 में नहीं आता, शायद 21 में नहीं आता। लाइफ एंड लिबर्टी के अधिकार नहीं खत्म होते हैं, वो सबसे बड़े अधिकार हैं 20-21, बाकी हो जाते हैं, अरेस्ट वेस्ट का हो जाता है, पर उसमें इन दो अधिकारों में नहीं आता है शायद। 20-21 हमारे सबसे महत्वपूर्ण अधिकार, जीवन का अधिकार भी किसी स्थिति में नहीं लिया जाता, इवन वो नॉन सिटीजन्स को लिए भी नहीं लिया जा सकता। ऐसा नहीं कि हम जो गैर नागरिक लोग हैं, गैर नागरिकों को और कोई अधिकार नहीं होता, पर गैर नागरिकों के लिए पास भी वो लाइफ एंड लिबर्टी का, मतलब अगर दुश्मन का सैनिक भी पकड़ा जाता है देश के अंदर में, दुश्मन भी पकड़ा जाता है, दुश्मन देश का नागरिक भी पकड़ा जाता है, तो भी हम उसको यूं ही गोली नहीं मार देंगे, उसके पास भी अपने जीवन का अधिकार है, ऐसा हम मानते हैं। तो उसका जो फर्क पड़ता है वो सबसे पहला तो जो शेड्यूल 7 है, शेड्यूल 7 क्या है। सर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, यानी कि यूनियन लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, सबसे पहला फर्क पड़ता है इस पर, ये खत्म हो जाता है, यानी कि देयर इज नो सेपरेशन ऑफ पावर, स्टेट फेडरल स्ट्रक्चर अब खत्म हो गया, राज्यों की शक्ति खत्म हो गई। सबसे बड़ा, सबसे पहला फर्क ये आता है, जो राज्यों के वो अपने कानून पास करते हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट पर कोई भी कानून बना सकता है, पार्लियामेंट को बस वो कानून पास करना पड़ेगा बिना रेस्ट्रिक्शन के, वो स्टेट लिस्ट के किसी भी विषय पर, कंकरेंट लिस्ट पे तो वैसे भी बना ही सकता है, रेजिडुअल पे बना ही सकता है, स्टेट लिस्ट पे भी अब कोई भी कानून पास कर सकता है। तो वो जो सेपरेशन है जो हमने राज्यों और उसके लिए की है, कि जैसे अगर वो पुलिस को अपने हाथ में लेना चाहे, एग्रीकल्चर को, किसी भी जो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट को अपने हाथ में लेना चाहे, तो सेंटर अपने हाथ में ले सकता है। तो जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो खत्म हो जाता है और यूनियन की ओर झुक जाता है, यूनियन बन जाता है। दूसरी चीज, आर्टिकल 19 जो आपने बताया, जो हमारा विरोध करने का अधिकार है, स्पीच एक्सप्रेशन का अधिकार है, वो खत्म हो जाता है। अगर हम किसी भी अधिकार को लेके, संविधान के अधिकार को लेके, हमारे पास आर्टिकल 32 ही है ना, आर्टिकल 32 हमें क्या देता है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। सर रीट है ना, रिट, ठीक है, रेमेडीज, आर्टिकल सर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि रिट। क्या होता है रिट। सर 5 टाइप के रीट हैं। इसमें रीट में जो सुप्रीम कोर्ट का पावर होता है वो हाई कोर्ट से कम होता है, यहाँ पे हाई कोर्ट का पावर ज़्यादा होता है। ठीक है, चलो अच्छी बात है, मतलब ब्रॉडर होता है, हाई कोर्ट का ज्यादा नहीं होता, हाई कोर्ट की पावर ज्यादा होती है। अब कब चर्चा करेंगे जब हाई कोर्ट पढ़ेंगे इसके ऊपर, तब इसको पढ़ेंगे। और बेसिकली रिट होता क्या है। सर फंडामेंटल राइट्स के वॉयलेशन पे सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। अगर हमारा आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226, ठीक है, अगर हमारा कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, हमें लगता है कि हमारा कोई फंडामेंटल राइट छीना जा रहा है, तो हम उसके खिलाफ कभी भी ऐसा होने पर कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, डायरेक्टली हाई कोर्ट जा सकते हैं, जो कि हमारे देश के उच्चतम न्यायालय हैं, वहां भी हम सीधा जा सकते हैं। नहीं तो नॉर्मल केसेस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
पहले पुलिस में कंप्लेन करनी पड़ेगी, पुलिस कुछ देखेगी नहीं करेगी, फिर लोअर कोर्ट में जाएंगे, लोअर कोर्ट में महीनों सालों तक केस लड़ते रहेंगे। तो ऐसा इस केस में नहीं है, यहाँ हम सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तक जा सकते हैं। तो ये रिट जुरिडिक्शन है या कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का कि भाई अगर कोई आपका फंडामेंटल राइट छिन जाएगा तो आप करोगे क्या। खाली फंडामेंटल राइट कह देने से तो काम बनेगा नहीं, तो आपको जब फंडामेंटल राइट छीना जाएगा तो करना क्या होगा। बहुत लोग बोलते रहते हैं कि भाई सर हमारा फंडामेंटल राइट है, ये तो फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। बिल्कुल ठीक बात है, अगर वो आपको लगता है कि वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन है और आप उसके प्रति गंभीर हैं तो आपको उसको मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाना चाहिए कि भाई ये जो चीज है ये हमारे जो मौलिक अधिकार है उनका हनन है, और अगर आप ये साबित करने में सक्षम होंगे तो आपको कोर्ट के द्वारा रियायत दी जाएगी। तो नॉर्मली ये कानून लागू रहता है, परंतु जब जब इमरजेंसी चल रही हो तो ये अधिकार हमसे छिन जाता है, एक्सेप्ट फॉर आर्टिकल 20 एंड 21। ये मैं बोल रहा था ना, 20 और 21 हमारे सबसे बेसिक अधिकार है। तो इमरजेंसी के समय में भी आप जो है आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 के वायलेशन के लिए तब भी आप जो है इमरजेंसी के समय में भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं। कोई आपके जीवन के अधिकार का अगर हनन हो रहा है किसी कारण से, तो ऐसे केस में आप उस समय पर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं, चाहे इमरजेंसी लगी भी हुई हो। तो ये एक्सेप्शन है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा जो लोकसभा है उसके कार्यकाल को 1 साल बढ़ाया जा सकता है, 6-6 महीने करके 2 बार में 1 साल तक उसके कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है, जब तक कि वो ये प्रोक्लेमेशन ऑपरेट कर मतलब ये चल रही हो उस समय तक ये 6 महीने एक बार में बढ़ाया जा सकता है लोकसभा के कार्यकाल को, क्योंकि निश्चित रूप से अगर वॉर हो जाएगा तो देश में चुनाव कराना शायद संभव ना हो सके। तो ऐसी स्थिति को और लोकसभा अपने आप भंग हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति से अपने देश को बचाने के लिए ये सिस्टम रखा गया है कि लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है, फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंडेड रखा जाएगा, आर्टिकल 19 को सस्पेंड किया जाएगा और फंडामेंटल राइट के ऑपरेशन को सस्पेंड किया जाएगा। और जो स्टेट के पास जो शक्तियां हैं, स्टेट लिस्ट के किसी भी विषय पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। अब आ जाते हैं अगले हिस्से पर, आर्टिकल 356 पर। अब ये क्या आर्टिकल होता है? आर्टिकल 356 बताइए, ये तो सबने सुना हुआ आर्टिकल। प्रेसिडेंट रूल होता है सर स्टेट्स इसमें में। ये भी यस इमरजेंसी सर इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर के कारण होता है। ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है जिसमें ऐसे आपातकाल आ जाए किसी राज्य में कि वहां पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है, ये ध्यान रखना है। अभी जैसे बंगाल में कुछ लोगों को कुछ वहाँ पर इशू हुआ कि लोगों को जलाकर मार दिया गया है, और वहाँ के राज्यपाल से लेके बीजेपी पार्टी और अन्य विरोध के दल जो है ये मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर आर्टिकल 356 लगा देना चाहिए। यहाँ कोई कानूनी व्यवस्था नहीं है, तो क्या आर्टिकल यहाँ पर वो लगा देना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? अगर से कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर है तो लगा देना चाहिए। तो पहले जांच करनी चाहिए कि क्या मामला था, फिर उसके अकॉर्डिंग देख के जो लगता है तो लगाना चाहिए, नहीं तो नहीं। जांच की क्यों आवश्यकता है? देखिए, ये यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का मतलब और लॉ एंड ऑर्डर का मतलब काफी अंतर है।
अगर मान लीजिए बंगाल में ऐसी 100 घटनाएं होने लग जाए, हर जगह ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तब लगा देना चाहिए। यस सर, तब लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि तब सर सर लॉ क्योंकि एंड यहाँ पे ऑर्डर। लाइफ एंड लिबर्टी पे आ रहा है ना सबके, कोई भी फ्रीली नहीं रह पा रहा। तब भी नहीं लगाना चाहिए, अभी भी नहीं लगाना चाहिए। क्यों नहीं लगाना चाहिए? और हम क्या देखना चाहेंगे कि हमें लगाना है नहीं लगाना? आप कब तय करोगे कि लगा देना चाहिए या नहीं लगा देना चाहिए? अगर मान लो आप सुप्रीम कोर्ट के जज हो, आपके सामने सवाल आया कि भाई इमरजेंसी लगाई गई, सरकार, राज्य सरकार कहती है कि गलत है, केंद्र सरकार कहती है कि सही है, आपको फैसला लेना है, आप क्या ग्राउंड लोगे, किस आधार पर लोगे? कुछ लोगों को मार दिया गया तो हमें लगा देनी चाहिए। ऐसे तो हर वक्त मेरे ख्याल से राज्यों के कोई राज्य ऐसा नहीं बचेगा जहाँ पर इमरजेंसी नहीं लगेगी। हर राज्य में हर समय ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं। कुछ घटनाएं आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो करती हैं, कुछ घटनाएं आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो नहीं करती हैं, ज़्यादातर नहीं ब्लो करती हैं। ये तो शायद ही कोई ऐसा राज्य हो जहाँ ऐसी घटनाएं ना हो रही हों। तो केवल अखबारों में छप रही है या उसका इशू बन रहा है, हंगामा हो रहा है, तो हंगामा होने से तो हमें नहीं बनाना चाहिए। तो अगर लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी सिचुएशन है, ठीक है, अब मैंने इसको थोड़ा एग्जेजरेट कर दिया, अभी तो खैर कोई ऐसी बंगाल में इतनी बड़ी घटना नहीं है जो कि असामान्य हो, पर मान लीजिए मैं कहूँ कि 100 से ज़्यादा ऐसी घटनाएं बंगाल में हो रही हैं, तब लगा देना चाहिए। और आप क्या देखना चाहोगे कि भाई मुझे ये चीज़ देखनी है, तब इसको मैं सही मानूँ। सर इसमें ये देखा जाएगा, हम ये देखेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर फेलियर है, लेकिन वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर तो नहीं है, क्योंकि कैसे पता चलेगा? on the ground, behalf of the on the ground, the investigation of the create of the report and the आप इन्वेस्टिगेटर हो, आपको रिपोर्ट देनी है, आपको बताना है कि क्या यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी काम कर रही है नहीं कर रही। आप क्या देखोगे, क्या देखना चाहोगे, यही तो सवाल है। हाँ तो सर उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं पॉलिटिकल के कारण हो सकता है, कुछ और भी गतिविधियां हो सकती हैं। पॉलिटिकल तो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, उनका तो काम है, रोज का काम है लड़ना झगड़ना, उससे क्या करो। कोई रिलीजन बेस भी हो सकता है कि आपस में कोई दंगा भड़काने की कोशिश की जा रही है, गलत चीजें पेश की जा रही है ताकि हम लोग उग्र होकर उसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाए। नहीं, कोई और रिलीजन से भी नहीं तय कर सकते। अगर 356 अगर लगाएं तो क्या हम ये देख सकते हैं कि कोई स्टेट का जो रूल है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंग नहीं चलाया जा रहा है, तो क्या वहाँ पे लग सकता है? आप इस पॉइंट को दोबारा से बोलो, इसी बात को सर, जिसमें किसी स्टेट का जो रूल है वो कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी प्रोविजन है उनके अकॉर्डिंग नहीं चलाया जा रहा है, तो वहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ जांच का विषय ये होगा कि ये जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो कहीं भी खड़ी हो सकती है। लॉ एंड ऑर्डर की, खाली लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खड़ा हो जाना कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन नहीं है, ठीक है। किसी जगह पर हो सकता है भाई बहुत ज़्यादा क्रिमिनल एक्टिविटीज होने लगी हैं, गतिविधियां हैं, क्रिमिनल इकट्ठे हो गए हैं, वहाँ पर क्रिमिनल माइंडसेट बढ़ गया है, तो वो सफिशिएंट क्राइटेरिया नहीं है। असेंशियल क्राइटेरिया इसमें ये होगा कि क्या वहाँ की जो स्टेट मशीनरी है वो एज पर लॉ एज पर कॉन्स्टिट्यूशन काम कर रही है, बिना किसी भेदभाव के कानून व्यवस्था को बनाए रखने की कोशिश कर रही है, या किसी के साथ खड़ी हो गई है जाके। अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में ये दिखाई देगा कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो स्टेट मशीनरी है, वो जो है उन क्रिमिनल्स के साथ मिल गई है, जो पॉलिटिकल पार्टी है, चीफ मिनिस्टर है, जो फंक्शनरीज हैं, जो स्टेट फंक्शनरीज हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो खुद भड़का रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं और पुलिस को अपना काम करने से रोक रहे हैं, रूल ऑफ लॉ को लागू नहीं होने दे रहे हैं, तो ऐसी गतिविधि अगर काम कर रहे हैं तब हम ये कह सकते हैं कि हाँ देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी।
कहीं भी कोई भी संविधान की व्यवस्था के अनुरूप अगर काम नहीं हो रहा है तब हम कहेंगे कि देयर इज अ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। अन्यथा हम ऐसे नहीं कह सकते कि चलो किसी देश राज्य की स्थिति खराब हो सकती है, क्योंकि वो चुनी गई सरकार होती है। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना होगा कि केवल हंगामा होने से, ठीक है, ये कई बार इस पर इशू हुआ, ऐसा मुंबई केस में भी इस पर इशू हुआ। पहले की सरकारें, ये बेसिकली एक ऐसी शक्ति है जिसका जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट है, उसने खूब मिसयूज किया है। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट रही हो उसने काफी मिसयूज किया। तो इसके कारण जहां जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट, अभी मान लीजिए यहाँ पर ए पार्टी की सरकार है, राज्य में बी पार्टी की जो अपोजिशन पार्टी की सरकार आ गई, तो ए पार्टी की सरकार क्योंकि उसको एडवाइज करना है, प्रेसिडेंट को सलाह किसको देना है, ए पार्टी। ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो ए पार्टी के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, वो प्रेसिडेंट को सलाह देंगे कि साहब आप यहाँ पर भी इसको हटाकर यहाँ प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए। तो यहाँ सीधा सीधा ए पार्टी का या इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एक वेस्टेड इंटरेस्ट है। हो सकता है वहाँ पर सामान्य लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो या लॉ, वो लोग अपना काम कर रहे हो। काम, देखिए, दो अलग अलग चीज है। एक है काम करना, उस काम को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट ना कर पाना। एक दो बच्चे हो सकते हैं ना, एक बच्चा वो पढ़ता ही नहीं है, एक बच्चा वो पढ़ाई कर रहा है, मेहनत कर रहा है, पर पास नहीं हो पा रहा। पास दोनों बच्चे नहीं हो पा रहे, तो दोनों में कुछ अंतर होता है या नहीं होता है? दो बच्चे हैं, ए और बी, दोनों यूपीएससी का पेपर दिया, दोनों यूपीएससी के पेपर में फेल हो गए, तो क्या दोनों बराबर हैं? दोनों ही फेल हो गए। ए बच्चा ऐसा है जो मेहनत कर रहा है, एफर्ट कर रहा है, बी बच्चा ऐसा है वो कुछ एफर्ट नहीं कर रहा, घूम रहा है, फिर रहा है, मौज कर रहा है, पर फेल दोनों हो गए। आउटकम हमें दिख रहा है कि हाँ, हमें तो आउटकम दिखता है ना, हमें तो ये मालूम पड़ता है कि भाई आउटकम में तो दोनों फेल हो गए। अब क्योंकि दोनों फेल हो गए तो दोनों बच्चों के साथ सेम ट्रीटमेंट होना चाहिए, संविधान कहता नहीं। यहाँ पर जो ए बच्चा है वो लॉ, जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए रखने का काम कर रहा है, उसके लिए एफर्ट कर रहा है, तो ए बच्चे को, ए सरकार को हमें 356 नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेलियर, इट्स एन लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम that concerned state is trying to handle। बी स्टेट अगर कोशिश ही नहीं कर रहा है या उल्टी कोशिश कर रहा है, बहुत बार पता चलेगा वो ही भड़का रहा है, दंगा भड़का रहा है, मारो मारो, अच्छा है, ठीक है, पता चल रहा है मंत्री लोग भी, मुख्यमंत्री भी भाषण दे रहा है कि मारो, सही है। तो ऐसे में वी कैन से दैट देयर इज अ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। क्यों? क्योंकि जो उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज हैं, स्टेट की ड्यूटी है, मुख्यमंत्री का काम है कि वो बिना भेदभाव किए, बिना इस बात को देखे कि सामने कौन है, उसको कानून का पालन करना है, कानून लगवाना है। वो किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं, इसको उसको फर्क नहीं करना चाहिए, उसको केवल ये देखना चाहिए कि ये सब मेरे नागरिक हैं। अगर कोई क्रिमिनल या इलीगल काम करता है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का, किसी भी तरीके का हो, समुदाय का हो, और किसी पार्टी का हो। और कोई भी अगर सही काम कर रहा है, गलत काम नहीं कर रहा है, इलीगल एक्टिविटी, तो उसको सजा नहीं देनी चाहिए। पर ऐसा होता नहीं है। लोग अपनी राजनीतिक पार्टी के अनुसार चलते हैं, अपने जो पॉलिटिकल बिलीफ है, धर्म है, जाति है, इनके आधार पर शासन करते हैं। तो इस चीज को रोकने के लिए, बनाए रखने के लिए, और खाली लॉ एंड ऑर्डर ही एक इशू नहीं हो सकता, इसके अलावा भी बहुत सारे इशू हो सकते हैं। कि मान लीजिए कोई सरकार अल्पमत में आ गई है, उसने गलत तरीके से कॉन्फिडेंस मोशन पास करा लिया, या बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं जिनके द्वारा कोई सरकार कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेक डाउन कर सकती है। परंतु ज़्यादातर इसका मिसयूज ही हुआ है, ज़्यादातर बार इसका गलत इस्तेमाल किया गया है इस प्रावधान का। तो ऐसे में अगर 356 कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के फेलियर होने के कारण लगता है, तो इसमें आधार क्या होगा? नंबर एक,
रिपोर्ट ऑफ गवर्नर, जो उस राज्य का गवर्नर होगा वो एक रिपोर्ट देगा, या अदरवाइज भी हो सकता है जिसमें प्रेसिडेंट को ऐसा लगे, दो तरह से हो सकते हैं, या तो गवर्नर रिपोर्ट दे दे या गवर्नर ना भी रिपोर्ट दे, परंतु प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है उनके अनुरूप काम नहीं किया जा रहा, तो प्रेसिडेंट अपने हाथ में शासन ले सकते हैं। अब प्रेसिडेंट को ऐसा लगने का मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को ऐसा लगना चाहिए, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हाथ में शासन आ जाता है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्योंकि एक वेस्टेड पार्टी है, यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक न्यूट्रल पार्टी नहीं है। प्रेसिडेंट को हम कह सकते हैं न्यूट्रल है, पर शासन प्रेसिडेंट का नहीं होता, ये मिसनोमर है। हम ये कहें कि प्रेसिडेंट्स रूल है वो गलत है। ये सीधे सीधे तरीके से, जैसे मान लीजिए जो केंद्र में जो भी सरकार होगी उसके हाथ में वो शक्ति आ जाएगी, तो उस एग्जीक्यूटिव, तो प्रेसिडेंट रूल एक गलत शब्द है, सुविधा के लिए लगाया गया शब्द है। बेसिकली उस राज्य पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का, केंद्र सरकार का शासन स्थापित हो जाएगा, क्योंकि वहाँ वही उनके ऑफिसर को निर्देश देंगे, सारी शक्तियाँ उनके हाथ में आ जाएंगी। ऐसा होने पर जो राज्य सरकार के सभी फंक्शन हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा किए जाएंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट को तो एड एंड एडवाइस कौन करेगा? प्रेसिडेंट अपने से तो कोई काम नहीं करते ना, एड एंड एडवाइस तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही करेगी। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही ये तय करेगी, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कि गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को कैसे चलाया जाए। जितनी भी गवर्नर की पावर होंगी वो भी उनके हाथ में आ जाएंगी। जो स्टेट लेजिस्लेचर का काम है, जो राज्य की विधानसभा की शक्तियां हैं, वो हमारे संसद के हाथों में आ जाएगी। संसद जो है अब कानून बना सकता है किसी भी राज्य सरकार के विषय पर, स्टेट लिस्ट या शेड्यूल 7 के किसी भी विषय पर अगर ये लगा हुआ है 356, तो वो कानून बना सकता है। और ये कुछ काम किए जाते हैं धारा 356 के, आर्टिकल 356 के बाद। अच्छा, इसमें हाई कोर्ट की शक्तियां शामिल नहीं है, बस ये ध्यान रखना, हाई कोर्ट की शक्तियां शामिल नहीं है। और ऐसे किसी भी प्रोक्लेमेशन को, ऐसे अगर शासन लगाया गया है तो उस शासन को 2 महीने के भीतर सिंपल मेजॉरिटी से पार्लियामेंट के द्वारा पास किया जाना अनिवार्य है। तो पार्लियामेंट 2 महीने के भीतर ऐसे किसी भी प्रस्ताव को पास करेगा, और एक बार पास करने के बाद ये इमरजेंसी जो है वो 6 महीने तक लागू रहेगी, और इसको हर 6 महीने के बाद रिन्यू कराया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा। ये प्रोक्लेमेशन 3 साल तक लागू रह सकती है। अगर फाइनेंशियल ये कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल हो जाए, क्या चीज? इमरजेंसी लगा, हेलो, आप बोलिए। अगर इमरजेंसी लगाया, आर्टिकल 356 के अंतर्गत अगर वो लगाया गया हो इमरजेंसी, तो कम से कम 6 महीना ही लगेगा। अगर ऐसा लग रहा है कि उससे कम की जरूरत है तो उसे कम किया जा सकता है। नहीं, 6 महीने का नहीं लगेगा, हटाया उसे कभी भी जा सकता है, हटाया जा सकता है जब राष्ट्रपति लगाएंगे। जैसे आज बंगाल में हम राष्ट्रपति, मतलब जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है आज की, उसने ये तय कर लिया, ठीक है, जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है लेड बाय मोदी जी, उसने ये तय किया कि नहीं, इसमें लगना चाहिए। तो वो राष्ट्रपति के पास एक प्रस्ताव भेजेंगे कि यहाँ लगाई जाए, और जैसे ही राष्ट्रपति उसमें अनुमोदित करते हैं, बंगाल में इमरजेंसी लग जाएगी। ये इमरजेंसी 2 महीने तक लागू रहेगी। 2 महीने के भीतर में इसको पार्लियामेंट के द्वारा
अप्रूव किया जाना चाहिए। अगर वो अप्रूव कर देती है, पार्लियामेंट पास कर देती है इसको, तो फिर वो इमरजेंसी 6 महीने तक लागू रहेगी। इस बीच में अगर किसी कारण से ऐसा लगता है कि नहीं, इस इमरजेंसी को हटाया जाना चाहिए, तो उस इमरजेंसी को विड्रॉ किया जा सकता है। तो विड्रॉल की शक्ति है, पर एक बार में अधिकतम 6 महीने लगाई जाए। अगर उसके आगे की जरूरत है कि नहीं अभी और जरूरत है, तो फिर 6 महीने दोबारा से एक्सटेंड करनी पड़ेगी, फिर दोबारा से 6 महीने एक्सटेंड करनी पड़ेगी। और वो करने के लिए भी 3 साल के भीतर तक ही हम किसी राज्य में इमरजेंसी लगा सकते हैं। और इसको तब भी बढ़ाया जा सकता है अगर जो हमारा इलेक्शन कमीशन है वो ये कह दे कि हाँ, अभी जो है यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव कराया जाना संभव नहीं है, यहाँ पर लोग जो विधानसभा के चुनाव हैं वो नहीं कराए जा सकते। तो जैसे अब अगर हम कश्मीर की स्थिति देखें, जम्मू कश्मीर की स्थिति, अब जम्मू कश्मीर की स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ है? जम्मू कश्मीर अगर एक राज्य रहता, क्यों जरूरी था जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाना? तो यूनियन टेरिटरी बनाने के साथ ही जम्मू कश्मीर अब क्या हो गया है, जम्मू कश्मीर अब एक स्टेट नहीं रह गया, वहां पर कोई आवश्यकता नहीं है केंद्र शासन लगाने की, अब वो यूनियन का टेरिटरी हो गया है। तो अब यूनियन अपने अनुसार जब तक चाहे वहां पर अपनी तरीके से वहां शासन कर सकता है। तो इसीलिए वहां उसको, उस एरिया को यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया है जब धारा 370 वहां हटाई गई थी। अच्छा, इसके बाद आर्टिकल 360 की बात करते हैं। भारत के लिए ये तीसरी तरीके की परिस्थिति है कि अगर हमें जरूरी हो तो हम फाइनेंशियल इमरजेंसी भी लगा सकते हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 के अंतर्गत लगाई जाती है जब देश की आर्थिक स्थिति, जो फाइनेंशियल स्थिति, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या क्रेडिट की जो स्थिति है वो खतरे में आ जाए। तो हम ऐसे स्थिति में जब देश में आर्थिक संकट खड़ा हो गया हो, क्रेडिबिलिटी का संकट खड़ा हो गया हो, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकते हैं आर्टिकल 360 के अंतर्गत। जब ये इमरजेंसी लगाई जाएगी तो इस इमरजेंसी को भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट के समक्ष रखा जाएगा, और अगर ये इसको वहां से पास नहीं किया जाता तो वो दो महीने के भीतर एक्सपायर हो जाएगी। अन्यथा इसको दोनों हाउसेस के द्वारा सिंपल मेजॉरिटी से अप्रूव किया जाना आवश्यक है। अगर ऐसा होता है तो सभी सरकारी कर्मचारियों के वेतन भत्ते सभी जो है कम किए जा सकते हैं। सभी मनी बिल, फाइनेंस बिल और अदर बिल जो स्टेट के हैं, जो स्टेट राज्य जो पैसा खर्चा करते हैं, जो स्टेट बजट है, उसमें भी केंद्र सरकार अपना दखल दे सकती है। अगर किसी राज्य का बजट उन्हें लगता है ज़्यादा है तो वहाँ पर उसको रोक सकते हैं। तो सारे जो मनी बिल, स्टेट के मनी बिल हैं, फाइनेंस बिल हैं, जो एक्सपेंडिचर बिल्स हैं, वो सभी फिर राष्ट्रपति के पास आएंगे स्वीकृति के लिए। तो बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के, यानी कि फिर वापस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की स्वीकृति के बिना ये लागू नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सहमति यहाँ पर आवश्यक हो जाएगी। इसके अलावा जैसे अब मार्शल लॉ और फंडामेंटल राइट्स, हमारे यहाँ मार्शल लॉ का भी प्रावधान है। कहाँ पर है मार्शल लॉ का प्रावधान? मार्शल लॉ आर्टिकल 33। आर्टिकल 33। वेरी गुड, 33। वैसे मुझे भी नहीं पता था ये, मुझे भी अभी पता चला आप भी के साथ पढ़ते हुए कि हमारे देश में मार्शल लॉ का भी कानून है। ठीक है,
तो आर्टिकल 33 हमारे देश में मार्शल लॉ की बात करता है और आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी की बात करता है। तो जो नेशनल इमरजेंसी है, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी और मार्शल लॉ में क्या क्या अंतर होते हैं। तो मार्शल लॉ जो होता है वो हमारे मूल अधिकारों को यानी फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट करता है, केवल उनको अफेक्ट करता है, जबकि नेशनल इमरजेंसी ऐसा नहीं है, वो फंडामेंटल राइट्स को तो अफेक्ट करती है परंतु साथ के साथ सेंट्रल स्टेट रिलेशन, जैसे अभी हमने बात की थी कि जो राज्य के विषय हैं उन पर कोई किसी भी विषय पर अब केंद्र सरकार जो है कानून बना सकती है। जो रेवेन्यू और लेजिस्लेटिव पावर्स हैं उन सब में वो अपना दखल दे सकती है और उसको पार्लियामेंट की स्वीकृति होगी। तो इस तरह से जो नेशनल इमरजेंसी है उसका स्कोप बड़ा है। नेशनल इमरजेंसी जो मार्शल लॉ होता है, मार्शल लॉ के अंतर्गत जो सरकार जो साधारण जो लोअर कोर्ट्स हैं उनके कानून को सस्पेंड कर सकते हैं मार्शल लॉ में, पर नेशनल इमरजेंसी में कोर्ट की फंक्शनिंग जारी रहती है। ठीक है, और इसे जो है मार्शल लॉ को देश के कुछ विशेष क्षेत्रों में लागू किया जा सकता है, परंतु जो नेशनल इमरजेंसी है उसे ऑल इंडिया कहीं भी लागू किया जा सकता है। जो मार्शल लॉ है वो लॉ एंड ऑर्डर के ब्रेकडाउन पर उसका जो कारण होता है मार्शल लॉ लगाने का, वैसे लगाया नहीं गया है पर जो प्रावधान रखा गया है वो इसलिए रखा गया है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल ना हो पा रहा हो तो ऐसी स्थिति में उसको रिस्टोर करने के लिए मार्शल लॉ लगाया जाएगा। ठीक है, और इसके लिए कोई और अलग व्यवस्था नहीं है, मतलब ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है मार्शल लॉ, बल्कि जो नेशनल इमरजेंसी है उसके बारे में एक डिस्क्रिप्टिव रोल दिया गया है कि किस तरीके से मार्शल लॉ ऑपरेट और किस तरह से नेशनल इमरजेंसी ऑपरेट करेगी, कहाँ से उसका अप्रूवल होगा। आर्टिकल 33 केवल हमें इस मार्शल लॉ की जानकारी देता है। अब आगे बढ़ते हैं, जुडिशरी की बात करते हैं। तो हमारे देश में जो हमारी जुडिशरी है, जुडिशरी हमें अपने यूनियन जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट इज पार्ट ऑफ यूनियन जुडिशरी। तो तीसरा अंग जो है हमारी यूनियन गवर्नमेंट का, जो संघीय सरकार है, उसके 3 हिस्से हैं। एक है विधायिका, एक है कार्यपालिका। तो जो हमारी कार्यपालिका है जिसको आजकल हम सरकार बोलने लगे हैं वो गलत है। गलत है या नहीं है? तो मैं ही ऐसा सोचता हूँ। यस सर, गलत है। गलत है। हमारा कंसेप्ट है ना, हम खुद ही कहते हैं यूनियन गवर्नमेंट। तो यूनियन गवर्नमेंट का मतलब क्या हुआ? संघ की सरकार। अब संघ की सरकार के कितने हिस्से हैं? 3 हिस्से हैं। संविधान में तो ऐसा ही लिखा हुआ है कि एक एग्जीक्यूटिव होगी, एक लेजिस्लेचर पार्लियामेंट होगा और एक जुडिशरी होगी। ये तीनों मिलकर संघ की सरकार और इसके ऊपर प्रेसिडेंट, ये मिलकर जो है संघ की सरकार बनाएंगे। तो अगर आजकल जो नॉमेनक्लेचर है, जो राजनीतिक दल अपनी सुविधाओं से बदल रहे हैं, नैरेटिव्स को चेंज कर रहे हैं, वो हमें दोबारा से ध्यान रखने चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि ये भी बराबर सरकार का हिस्सा है। अब हम उनको सरकार का हिस्सा नहीं मान रहे तो वो भी आराम से बैठे हुए हैं, ठीक है हमारा क्या है, हम तो सुप्रीम कोर्ट है, हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम तो सरकार नहीं है। बट ऐसा है नहीं। सेम चीज लेजिस्लेचर क्या है, आज के समय में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो अपनी खास स्थिति को मानते ही नहीं है, वो अपने आप को केवल एक अमुक पार्टी का सदस्य मानते हैं। उनके मन में ये भावना होती है कि हम तो भाई केवल उस अमुक पार्टी के वो है, सेवक है, नौकर है, तो अमुक पार्टी जो कह देगी हमें वही कर देना होगा। तो ये भी अपने आप में जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल आइडिया है रिप्रेजेंटेशन का, उनको अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं है।
उनका उत्तरदायित्व केवल अपनी पार्टी के प्रति है। ऐसा ही है ना? क्या आपका एमएलए या Yes, sir. आपका एमपी, जो आपके क्षेत्र का एमपी होता है या आपके क्षेत्र का एमएलए होता है, क्या उसको कोई फर्क पड़ता है कि आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? आप उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो ये महसूस ही नहीं करता कि उसका आपके प्रति कोई उत्तरदायित्व है। उसकी पार्टी उसके बारे में क्या सोचती है इसका बहुत फर्क पड़ता है उसे, क्योंकि उसे ऐसा लगता है मैं जीता हूं तो किसकी वजह से जीता हूं? अपनी पार्टी की वजह से जीता हूं, लोगों की वजह से उसको कोई फर्क नहीं है। पर ये बेसिक आइडिया से बिल्कुल उल्टा है। बेसिक आइडिया ये है, राजनीतिक पार्टियों का तो जिक्र भी नहीं है संविधान में हमारे, ठीक है, मतलब होगा भी तो कहीं छोटा मोटा रेफरेंस होगा। राजनीतिक पार्टियां तो केवल इस इलेक्शन के प्रोसेस को इकट्ठा करने के लिए बनाई गई है, करने के लिए बनाई गई है। ये तो आउटकम है इस इलेक्शन प्रोसेस का। बट इसमें जो हमारा संबंध है, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और हमारा एक डायरेक्ट कनेक्शन है। पर हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट केवल हमें जब वोट का समय होता है उसी समय याद करता है, उसके बाद बिल्कुल याद नहीं करता, पूछता भी नहीं। आप उसके पास जाओगे तब भी नहीं पूछेगा, कहेगा क्यों आए हो मेरा काम करने के लिए। उसके पास वो हमारे पास, तो हमारा और उसका केवल इतना ही संबंध रह गया है कि वो हमसे वोट मांगने आता है, हम उसे वोट देते हैं, बस। इससे ज्यादा हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। ना हम उसके से कोई अपेक्षा रखते हैं, ना वो अपना कोई उत्तरदायित्व हमारे प्रति समझता है। और जबकि ये बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के आइडिया से, जिस आधार पर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया उसका बिल्कुल विपरीत है। उसको जैसे इवन बाहर भी, मतलब जहाँ पर अच्छी डेमोक्रेसीज है वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ जो मेंबर्स हैं वो अपने इलेक्टोरेट से कनेक्टेड हैं, तो वो महसूस करते हैं कि नहीं ये इलेक्टोरेट है, इसने मुझे जिताया है, तो मेरा फर्ज है कि मैं इसकी सुख सुविधा, इसके दुख दर्द का ध्यान रखूं, इसको जो दुख तकलीफ है उसको मैं सुनूं और इसका निवारण करवाऊं, और इनके सवालों को ले जाकर मैं संसद में जो सबसे बड़ी वो है वहां पर सुनाऊं। पर आज वो चीज नहीं रह गई है। और ये हमारे, जैसे हम बोलते हैं ना, हम पॉलिटिकली क्यों डिसएम्पावर हो रहे हैं, इसीलिए हम अपने डिसएम्पावर हो रहे हैं कि हमारे धीरे धीरे हमारी, जैसे हमने सिस्टम्स की बात की, हमने चेक्स एंड बैलेंस हमारे संविधान में सही बनाए हैं, ठीक, पर हम इन चेक्स एंड बैलेंसेस को ठीक से ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, करवा पा रहे हैं। हम अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पर ये दबाव डाल पा रहे हैं कि भैया आप हमारी वजह से जीते हो, ना वो इस दबाव को महसूस करने के लिए तैयार है। हम विधायिका को और जुडिशरी को हिस्सा ही नहीं मानते हैं सरकार में, कि भाई ये तो विधायिका, संसद तो कुछ और है, कुछ और करती रहती है, तो सरकार का हिस्सा कहाँ होती है? जो हमारी न्यायपालिका है वो तो सरकार का हिस्सा होती नहीं है। सरकार का हिस्सा कौन होती है? कार्यपालिका, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और आजकल तो और फैशन चल गया है, कार्यपालिका के अंदर भी एक ही व्यक्ति का नाम लेकर, ठीक है, कि भाई अमुक व्यक्ति, अमुक सरकार, ए सरकार, बी सरकार। हमारा जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें इंडिविजुअलिटी की कोई जरूरत नहीं है, वो स्थान भी नहीं है। मोनार्की में हुआ करता था, राजा अकबर, अकबर की सरकार, अकबर वो, या ब्रिटिश सरकार। इवन ब्रिटिश लोगों ने भी कभी ये नहीं किया कि कैनिंग की सरकार या क्या क्या जो जितने भी गवर्नर जनरल थे, कि वेलिंगटन सरकार या जितने गवर्नर जनरल थे, उन्होंने भी ये काम नहीं किया। उन्होंने भी केवल ये रखा ब्रिटिश सरकार, ठीक है, अंग्रेजी सरकार। और बाद में जब देश आजाद हुआ और धीरे धीरे परिस्थितियां बदलती गई, तो लोगों ने वापस वो जो मोनार्कियल सिस्टम है उसे वापस अचीव करने की कोशिश की। ऐसा सिस्टम बनाया गया कि नेहरू सरकार, इंदिरा सरकार, राजीव सरकार, अब मोदी सरकार, केजरीवाल सरकार। बेसिकली ये आइडिया क्या है? ये बहुत, हमें लगता नहीं, हमें बहुत गर्व से हम इस बात को हर कोई बोलते रहता है, जबकि ये बिल्कुल जो हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बेसिक पॉलिटी के खिलाफ है, हमारे बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है ये शब्द, कि हमें इस तरीके के शब्द नहीं बोलने चाहिए। इवन हमारे जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक बेसिक आइडिया है वो है अनोनिमिटी का। अनोनिमस का मतलब क्या होता है?
जिसके बारे में नहीं जानता हो कोई? नहीं, नेमलेस, अनोनिमिटी, हमें बिना नाम जाहिर किए ये काम किया जा रहा है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मतलब सिस्टम काम करता है, व्यक्ति काम नहीं करते हैं। जो मॉडर्न पॉलिटी है, मॉडर्न डेमोक्रेसीज है, वहाँ व्यक्ति काम नहीं करते। हम ये नहीं कहते कि राजा अकबर ने ये किया, क्योंकि राजा अकबर कैसे करेंगे, या किसी और व्यक्ति ने ऐसा किया, ऐसा नहीं कहते हम। हमें जो है ये कहना होता है कि भाई ये भारत सरकार काम कर रही है या उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है, क्योंकि हम भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम सब लोग, हम ही तो इनको पैसा दे रहे हैं। जो भी सड़क बनाई जा रही है आजकल, बड़े बड़े बोर्ड लगाए जाते हैं, क्या ये पुल उसने बनवाया, हमने बनवाया। ये भाई वो पब्लिक ने बनवाया, पब्लिक के पैसे का बना हुआ पुल है, जो पब्लिक के द्वारा चुने गए जो नेतागण हैं उन्होंने उसका प्रस्ताव पारित किया, जो पब्लिक में से चुने गए अधिकारीगण हैं उसको उन्होंने उसके काम की देखरेख की, पब्लिक में से जो मजदूर हैं उन्होंने उसमें काम किया और उसके द्वारा वो पुल बनाया। तो वो पुल किसी ए सरकार, किसी बी सरकार ने नहीं बनाया होता, वो उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया होता है या भारत सरकार ने बनाया होता है। तो ये जो ओवरऑल आइडिया है, ठीक है, जो जो मोनार्की की तरफ जा रहा है, धीरे धीरे अब हम मोनार्कियल सिस्टम की तरफ या एक ओलिगार्किक सिस्टम की ओर बढ़ते जा रहे हैं। जैसा हम सिस्टम, मतलब इसमें में किसी एक पार्टी दो पार्टी की बात नहीं है, इसमें सब शामिल है, इस पूरे घपले में सब शामिल है, ठीक है। तो मैं किसी को कोई क्रेडिट नहीं देता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा पॉलिटिक्स के लिए एक नकारात्मक राय रखता हूँ। नकारात्मक तो नहीं रखता हूँ, पर जैसी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है भारत के अंदर में, उसके प्रति एक नकारात्मक राय रखता हूँ कि इसमें बदलाव की जरूरत है। और बदलाव वो इलेक्टोर जो नेतागण है वो नहीं करेंगे, वो आमजन करेंगे। और वो आमजन जब इन चीजों को समझेंगे कि कैसे उनके हाथ से धीरे धीरे संविधान सरक गया, कैसे उनके हाथ में जो शक्तियां थी वो उनके हाथ से निकल गई, तभी वो उसको वापस रिस्टोर कर पाएंगे। दुनिया में कहीं भी डेमोक्रेसी, जो भी सिस्टम बनता है, लोकतंत्र, वो किन्होंने बनाया है? हमारे देश में हम बहुत सारी चर्चाएं करते रहते हैं, तो जहां भी जो सिस्टम है, लोकतांत्रिक सिस्टम या जैसे भी सरकार का सिस्टम है, वो किसने बनाया है? क्या कोई नेता ने बनाया है? किसी विशेष व्यक्ति ने? किसने बनाया है? लोगों ने बनाया, लोगों ने बनाया। हमारे दुनिया में हम कुछ विशेष क्रांतियों की बात करें, फ्रांस की क्रांति है, अमेरिका की क्रांति है, रूस की क्रांति है। ये सब क्रांतियां करी किसने? हाँ? फ्रांस की क्रांति किसने की? सर वहाँ के लोगों ने की, ठीक है, वहाँ के लोग खड़े हुए, कुछ विचारक थे, उन विचारकों ने अपने अपने विचार दिए, ठीक है। पर ये नहीं कह सकते कि हम फ्रांस के क्रांति के लिए ए आदमी जिम्मेदार था या बी, जैसा हमारे देश में हमारा एक कल्चर है कि हम हमेशा एक आदमी को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश करते हैं कि महात्मा गांधी जी ने हमें आजादी दिलाई, ठीक है, गांधी जी का एक महत्वपूर्ण योगदान है, परंतु आजादी हमें भारत देश के लोगों ने दिलाई, जिसमें बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन को सेक्रीफाइस किया। तो आज जो आजादी हम जिसमें बैठे हुए हैं, वो भारत के लोगों ने हमें दिलाई है। उन लोगों ने अपनी जान देकर, अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करके, अमेरिका की क्रांति है वो वहां के लोगों ने हासिल की है। रूस की क्रांति, हम ये कह सकते हैं कि लेनिन ने वो क्रांति दिलाई? नहीं, लेनिन तो एग्जाइल में था, लेनिन तो आया ही साल भर पहले था। रूस की क्रांति तो कुछ समय पहले ही वो लौट कर आया था, जब रूस में क्रांति हुई थी, जब वहां के हालात बदल रहे थे। तो हम लोग जो ये इसको इस तरीके से, क्योंकि ये नैरेटिव्स हैं जो लोग चेंज कर देते हैं, वो लोगों को गायब कर देते हैं, उसमें कुछ चीज लोगों को दिखा देते हैं कि जिससे कि वो अपने फायदे, अपने निजी फायदों को हासिल कर सके। तो कुछ लोगों को बढ़ाया जाता है, उनको प्रोजेक्ट किया जाता है ताकि एक स्पेशल ग्रुप का इंटरेस्ट सर्व हो सके। परंतु जो बदलाव है वो लोगों के द्वारा होते हैं, ठीक है। भारत का जो आजादी है वो लोगों के द्वारा लाई गई।
तो हमारे को यहाँ ये बस ध्यान रखना होगा, ये संविधान जो है, जो हमारे लोगों ने इतने संघर्ष के बाद हासिल किया, बाबा साहब ने इतनी मेहनत से बनाया, ये संविधान धीरे धीरे हमारे ना चाहते हुए ही हमारे हाथ से सरक जाएगा, सरक रहा है, सरक गया है, ठीक है। वो शक्तियां धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं, हमारी शक्तियां कम होती जा रही हैं, किसी की शक्ति बढ़ती जा रही है। तो वो जो सिस्टम है वो हमारे सामने हमारे वजह से होता है। हमें ध्यान, इसीलिए हमें पढ़ना चाहिए। मैं क्यों कहूंगा कि आपको आईएएस की तैयारी करनी चाहिए? क्यों आपको आईएएस की तैयारी करनी चाहिए? मैंने आपको कभी ना कभी बात जरूर कही होगी। मैं हमेशा ये कहता हूँ, आईएएस की तैयारी करने का एक मूल उद्देश्य है बेहतर सिटीजन बनना, बेटर सिटीजन, एम्पावर्ड सिटीजन, इन्फॉर्म्ड सिटीजन। अगर आपको इन्फॉर्म्ड सिटीजन बनना है तो आपको अपने देश के बारे में, अपने आसपास के बारे में, अपने समाज के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, इकोनॉमी के बारे में जानना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मेरे आसपास क्या हो रहा है। तभी आप एक बेहतर नागरिक बन सकते हैं, तभी एक जानकार व्यक्ति बन सकते हैं, जो जिसके अंदर ये काबिलियत हो कि वो देश को दिशा दे सके, जो देश में कुछ महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। अन्यथा तो फिर आप जो है बाकी सभी लोगों की तरह खाएंगे पिएंगे और चलते बनेंगे, ठीक है। अपना जो भी 70-80 जो जीवन काल है उसे काटेंगे, कभी लड़ेंगे, कभी झगड़ेंगे, कभी कुछ और करेंगे, बस उतने समय में बिता देंगे। पर अगर हमें बेहतर नागरिक बनना है, क्योंकि बेहतर नागरिक बनेंगे, एम्पावर्ड नागरिक बनेंगे, तभी देश बेहतर बनेगा, तभी देश एम्पावर्ड बनेगा। तो देश के एम्पावरमेंट में आपका एम्पावरमेंट सबसे महत्वपूर्ण है। अपने एम्पावरमेंट के लिए काम करिए, अपने संविधान को पढ़िए और इसे समझिए। ना केवल ये किताब नहीं है कि मैं किताब की तरह से इसे पढ़ लूँ, 3 हिस्से होते हैं, ये होता है, इतना नहीं है, ये इससे ज्यादा है। इसकी अपनी फिलॉसफी है, ठीक है, इसकी अपनी समझ है। उसको समझ को आत्मसात करिए। ये समझिए कि क्या चाहते थे, क्यों चाहते थे, क्यों ये सिस्टम बनाया, क्यों लेजिस्लेचर बनाया। नहीं बनाते तो क्या हो जाता, अगर जुडिशरी में नहीं रखते या रिट पावर नहीं देते तो क्या हो जाता। ये सब क्यों है, और ये क्यों है, तो वो जब क्यों का आप सवाल अपने से पूछें तब उसको समझें। और ये भी इंश्योर करें, खाली किताब पढ़ाई पढ़ने के लिए नहीं होती, हम रट्टा लगाने के लिए नहीं होती, जीवन में लागू करने के लिए होती। हमने बचपन से बहुत सारी कहानियां पढ़ी, हमने पढ़ी कहानी कि हमें सच बोलना चाहिए, हमें सबकी सहायता करनी चाहिए। और हम क्या सोचते हैं कि भाई ये तो कहानी थी, हमने कहानी पढ़ने के लिए, बचपन में सबने कहानियां पढ़ी होंगी, छोटे थे तो ये पढ़ाया जाता था ना कि सच बोलना चाहिए, दूसरों की सहायता करनी चाहिए, गलत काम नहीं करना चाहिए, ये पढ़ाए जाते थे। वैसी बहुत सारी कहानियां थी, सबने पढ़ी होंगी। तो कहानियां सर कुछ तो इफेक्ट पड़ा, जो मतलब पढ़े उसका कुछ तो इफेक्ट पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है, हर चीज जो पढ़ते हैं हम उसका बिल्कुल फर्क पड़ता है। पर यही है कि इस फर्क को हमें कंटिन्यू करना चाहिए। आपको अपने आसपास की शक्तियां बहुत सारी भरमाएंगी, भ्रम में डालेंगे, अरे नहीं नहीं ये तो कहने वाली, ये तो किताब में पढ़ने के लिए होता है, करने के लिए नहीं होता। करना कुछ और होता है, कहना कुछ और होता है। ऐसा भी आपको कहने वाले लोग बहुत मिलते होंगे। ये सब प्रैक्टिकल बातें नहीं होती हैं। सुना है कभी स्टेटमेंट? सर ये बहुत यस सर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट इसीलिए कही जाती है कि भाई जो कहा गया है वो बस सुन के रह जाओ, परंतु ऐसा है नहीं। हमें आत्मसात करना होता है, नॉलेज को आत्मसात करना पड़ता है। नॉलेज बहुत पावरफुल होती है। दुनिया में अगर सबसे कीमती कोई चीज है तो वो ज्ञान है, नॉलेज है। नॉलेज किसी को बना सकता है, किसी को बिगाड़ सकता है। तो हमें यही समझना है कि हमें कैसे वो नॉलेज एक्वायर करनी है, कैसे वो नॉलेज टेस्ट करनी है। आज के समय में एक और प्रॉब्लम है कि नॉलेज की भरमार है, तरह तरह की एक ही बात के ऊपर आपको 50 तरीके के ओपिनियन मिल जाएंगे। तो आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करना है, ठीक है, कि किस तरह कौन सी नॉलेज ऐसी होनी चाहिए जो मेरे हित में हो, जो मेरे परिवार के हित में हो, मेरे समाज के हित में हो, मेरे देश के हित में हो, और मेरी इस दुनिया के कायनात के हित में हो। ऐसी नॉलेज ही सही नॉलेज है। तो वो एक बेसिक पैरामीटर लेकर आप अपने ज्ञान को
चेक कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास को हम यहीं से खत्म करते हैं। कल हम इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं, वो जुडिशरी होगा, ठीक है, कि न्यायपालिका हमारी कैसे काम करती है। कल हम उस पर चर्चा करेंगे। चलिए, धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you, sir. ओके, बाय।